नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जनरल डिस्कशन के यूट्यूब पोर्टल पर। जहां पर आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 12 के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है और उम्मीद है कि और सारे लोग भी होंगे वो आर्टिकल 12 को जरूर देखेंगे। तो आर्टिकल 12 जो था हमारा, वह स्टेट को डिफाइन करता था कि रियल में स्टेट किसको कहें, किसको डिफाइन करें स्टेट के टर्म में। और यहाँ पर जब हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 13 जो है आपका, वह रूल के बारे में बात करता है कि रियल में रूल क्या होते हैं। जो अब देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नंबर ऑफ रूल बनाए गए हैं और उस रूल का जो कलेक्शन है वो हमारा एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या जो हम रूल बनाए जाते हैं उसका रिलेशन हमारे फंडामेंटल राइट से क्या होना चाहिए। हम लोगों ने तो नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए हैं इन द टर्म्स ऑफ रूल, लेकिन उसका रिलेशन जो है वो फंडामेंटल राइट से कैसे है। अगर एक एंगल से देखा जाए तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया उससे पहले भी कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन जो थे और प्रेजेंट में भी वो रूल रेगुलेशन हमारे इंडिया में वह विद्यमान है। जैसे आईपीसी जो 1861 का जो एक्ट आया था ब्रिटेन के द्वारा, और वह रूल एंड रेगुलेशन आज के समय में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि एक पीछे वाला भी हमारे पास कुछ रूल हैं और अभी के समय में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी रूल हैं, और कुछ ऐसे समय के अकॉर्डिंग जब हमें नीड होती है उसके अनुसार हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एमेंडमेंट करते हैं, तो भी हमारा एक प्रकार का रूल है। तो अगर देखा जाए तो क्या प्रीवियस जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं बनाए हैं वो, और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं वो, और अभी हम एमेंडमेंट करते हैं वो वाले रूल, इन तीनों का रिलेशन हमारे फंडामेंटल राइट पे कैसे रिएक्ट करेगा, उसको हम आर्टिकल 13 के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए कि रूल क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या है, तो इस आर्टिकल में आपका उसका जो एक कंक्लूजन जो निकल करके आप लोगों के सामने आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाहूंगा कि आर्टिकल 13 से जाने से पहले कुछ प्रिंसिपल हैं एक दो, उस प्रिंसिपल के पर थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। अगर डिस्कस कर लेते हैं तो ये होता है कि आपका जो कुछ कंसेप्चुअल जो मिस्टेक होता है वो क्लियरिटी आपके समक्ष हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवलिटी का मतलब ये है और डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स, ये दो अगर देखा जाए अपने अगर आर्टिकल 13 से इन लोगों का जुड़ाव कुल मिला के बना हुआ है। और इन दोनों आर्टिकल का अगर अच्छे से अगर इस दोनों प्रिंसिपल का अगर अच्छे से अगर स्टडी किया जाए तो आपका आर्टिकल जो 13 है उसका वास्तविक मीनिंग आपको समझ में यहाँ पर आएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवलिटी ये स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा रूल अगर बनाए जाते हैं या प्रीवियस कभी बनाए गए हों जो हमारे फंडामेंटल राइट को कम करते हैं या उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं, वह जीरो हो जाते हैं। ये स्पष्ट तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवलिटी कहता है। तो आप यहाँ पर पूछेंगे कि क्या प्रीवियस के जितने भी ऐसे रूल हैं क्या वह इस डॉक्ट्रिन के माध्यम से जीरो हो गए हैं क्या? तो मैं बोलूंगा रियली ऐसा है। जैसे 1930 के आसपास कुछ रूल होते थे ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा कि जो हमारे कंट्री में जो लोग रहते हैं, कुछ एससी एसटी समुदाय के लोग रहते हैं, उसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन उस समय बनाया गया था कि बहुत सारे लोगों को राइट टू एजुकेशन नहीं है। लेकिन जब हमारा फंडामेंटल राइट जब लागू हुआ, अब फंडामेंटल राइट में स्पष्ट है राइट टू एजुकेशन, तो यहाँ पर वो क्या हो गया कि वह अपने आप से वह शून्य हो गया, वह जीरो हो गया।
तो ये चीजें जो क्लियरिटी होती है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी में होती है। अब बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब यह है कि ये भी अंग्रेज का बना हुआ ही एक रूल है पहले का, या इन द सेंस कह सकते हैं कि प्रेजेंट में भी इसका जो भी रूल और रेगुलेशन बनते हैं तो उसमें इसका आप यूज करके एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब ये हुआ कि पहले का कोई कानून बना हुआ है आप लोगों के समक्ष मानते हैं, लेकिन जब हम अमेंडमेंट करते हैं या कोई केस आ जाता है और पुराने वाले जो रूल और रेगुलेशन हैं उसको खत्म न करके उसको पर्टिकुलरली एक साइलेंट मोड पर रख दिया जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर इन फ्यूचर में अगर इस फैसले को अगर कोई बदल देता है तो फिर से जो हमारा ये जो जो रूल जो था जो इनएक्टिव हो गया था वह अपने आप से एक्टिव हो जाता है। ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो थोड़ा सा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक केस आया रति नाम बनाम मध्य प्रदेश। रति नाम वर्सेस मध्य प्रदेश का एक केस आया और उस केस में यह स्पष्ट बोला गया कि राइट टू डाई जो है आपका वो आपका फंडामेंटल राइट होगा। मतलब आप स्वेच्छा से अपने आप को मृत्यु के हवाले कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट के तौर पर समझाने का प्रयास किया गया और इसमें रतिनाम वर्सेस जो मध्य प्रदेश की जो कोर्ट है उन्होंने फैसला सुनाया कि राइट टू डेथ जो है आपका वो आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब आप पीछे का जो कुछ कानून पलटेंगे, एक आईपीसी है 309, आईपीसी का जो सेक्शन 309 है यह स्पष्ट कहता है कि जो राइट टू डाई जो है आपका वह फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार के इस प्रकार का अगर आप हरकत करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तब जैसे ही रतिनाम वर्सेस मध्य प्रदेश का जो केस आया तो आईपीसी सेक्शन 309 क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद अगर देखा जाए तो ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज का एक केस आया जिसमें जो रतिनाम वर्सेस मध्य प्रदेश का जो केस था उसको पलट दिया गया और ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब स्टेट की जुडिशरी ने जो यहाँ पर जो फाइनल स्टेज में जो फैसला सुनाया उसमें यह स्पष्ट कहा राइट टू डाई यह फंडामेंटल राइट नहीं है। जब ये नहीं है तो मतलब ये है क्या कि जो आईपीसी 309 था सेक्शन वह जो इनएक्टिव हो गया था वह अपने आप एक्टिव हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी है वह यह स्पष्ट करता है कि कोई भी जो रूल पहले का बने हुए हैं या प्रेजेंट में बनाए जाते हैं तो अगर वह हमारे फंडामेंटल राइट को कम करें या उसको समाप्त करने का प्रयास करें तो वह भाग जो होगा उस रूल का वह शून्य हो जाएगा। वही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है कि कोई प्रीवियस लॉ है आपका, लेकिन अगर प्रेजेंट समय में अगर उसके अगेंस्ट में कोई केस आता है और उस केस से संबंधित कोई फैसला सुना दिया जाता है तो वह जो लॉ होगा वह जीरो नहीं होगा, वह इनएक्टिव हो जाएगा। अगर उससे संबंधित फिर से अगर फ्यूचर में किसी प्रकार का अगर केस आता है और उस पर जुडिशरी उस पर अपना कोई फैसला सुनाती है और उससे फिर से पुराने वाले लॉ को ही अगर एक्टिव कर देती है तो जो हमारा जो लॉ जो होता है जो इनएक्टिव हो चुका है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग यह डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को समझ पाए होंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर आर्टिकल 13 का क्लोज वन के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 13 जैसे मैंने बताया कि जब भी फंडामेंटल राइट पर किसी भी प्रकार का अगर आपका अगर अवरोध क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली बात है कि वह
उतना पार्ट जो होगा वह शून्य हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत से अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से आपको। जैसे आर्टिकल 13(2) का आप 32 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट हेल्प कर सकती है। आर्टिकल आप 226 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट आपका हेल्प कर सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 13 क्लोज 1 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 13 क्लोज 1 यह स्पष्ट करता है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जिसको लागू हमने 26 जन 1950 में किया, उससे पहले जो रूल बने हुए थे अंग्रेज के, अगर उस रूल और रेगुलेशन में अगर किसी भी प्रकार का, अगर जो हम भाग 3 में फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, और उस हमारे राइट में अगर किसी भी प्रकार का अगर हस्तक्षेप होता है या उसको कम करने का प्रयास करता है या हमारे अधिकार को बिल्कुल जीरो करने का प्रयास करता है, तो जो रूल होगी वह शून्य हो जाएगी। आर्टिकल 13 क्लोज 1 कहता है। उम्मीद है कि आप आर्टिकल 13 क्लोज 1 को समझ पाए होंगे। अब बात करेंगे कि यहाँ आर्टिकल 13 क्लोज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 13 क्लोज 2 यह स्पष्ट करता है कि जो भी हमारी स्टेट है, ऑलरेडी मैं स्टेट की बात आर्टिकल 12 में कर चुका हूं। हमारी स्टेट जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, कोई विधि नहीं बनाएगी, कोई रूल नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट को कम करते हैं या उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। अगर स्टेट ऐसा कुछ करने का प्रयास करती है तो वह जो बनाया गया जो रूल होगा वह अपने आप शून्य होगा। अब यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पर आर्टिकल 13 क्लोज 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। तो आर्टिकल 13 क्लोज 1 जो है वह अंग्रेज के बनाए हुए जो रूल थे उस पर यह अप्लीकेबल है। वहीं आर्टिकल जो 13 क्लोज 2 जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो संबंधित आर्टिकल हैं, जो रूल रेगुलेशन है या प्रेजेंट टाइम में किसी प्रकार का एमेंडमेंट करके या नए लॉ बनाए जाते हैं, उस लॉ से संबंधित है। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर आर्टिकल 13 क्लोज 2 को समझ पाए होंगे कि इसका वास्तविक मीनिंग यहाँ पर क्या है। अब देखिए, आर्टिकल 13 जो है उसका क्लोज 3 सब क्लोज ए यह स्पष्ट करता है कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे वह पर्टिकुलरली एक पूरे समुदाय बेस पे होना चाहिए, कमर्शियल बेस पे होना चाहिए, पूरे समुदाय के लिए होना चाहिए, न कि किसी पर्सनल लॉ के आधार पर होना चाहिए। वह लॉ क्या हो सकते हैं? वह लॉ आपका अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए, वह लॉ आपका जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं उस माध्यम से भी बनाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ एमेंडमेंट करके भी बनाए जाते हैं। कुछ आपने सुना होगा पहले कि कुछ रूल जो रूरल एरिया के टर्म में अगर एक रूल पहले से जो बना दिया गया है और उस रूल को अभी भी प्रेजेंट तौर पर भी चलाया जा रहा है, तो भी उस रूल को इसमें हम कंसीडर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि कोई इसमें पर्सनल लॉ नहीं आएंगे। आर्टिकल 13 में सिर्फ वही लॉ के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा जो सबके लिए हो, किसी पार्टिकुलरली एक समुदाय के लिए नहीं हो, पर्सनल लॉ के अंडर नहीं आता हो। ये आर्टिकल 13 क्लोज ए कहता है। उम्मीद है कि आप लोग आर्टिकल 13 क्लोज ए को समझ पाए होंगे। अब आर्टिकल 13 क्लोज बी यह स्पष्ट करता है कि पीछे का जितने भी जो सबके लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जो सामूहिक दृष्टिकोण से जो कानून बनाए जाते हैं, और वो कानून जो पहले बनाए गए थे, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वह इससे संबंधित न हो जो पहले का जो कानून हो, और जो किसी भी प्रकार का
हस्तक्षेप हमारे फंडामेंटल राइट पर नहीं करते हैं, वह इसमें विद्यमान होंगे लॉ के टर्म में। और इसका स्पष्टीकरण ऑलरेडी आर्टिकल 372 में मेंशन किया गया है। उम्मीद है कि आप लोग आर्टिकल 13 क्लोज 3 सब क्लोज बी को भी आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसमें कुछ विवाद आए थे, जिसमें आर्टिकल 13 क्लोज 4 में यह स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं इसमें आखिर रियल में हुआ क्या था। अगर देखा जाए 1970 का जो एरा चल रहा था, उसमें कुछ थोड़ा सा आप देखा जाए तो जुडिशरी और संसद के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। कभी यह प्रयास किया जा रहा था, कभी जुडिशरी अपने आप को बेस्ट, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास कर रही थी, तो कभी संसद अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास कर रही थी। और बीच में जो समस्या क्रिएट हो रहा था, वह हो रहा था हमारा लॉ। सॉरी। अब उस लॉ और उस लॉ से संबंधित हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे डीपीएसपी, बहुत सारे विवाद हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी केशवानंद भारती केस में समझने का प्रयास भी किया होगा। तो उसी में संसद ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट 24 किया और 24 एमेंडमेंट किया, तो इसमें संसद को एमेंडमेंट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट करने का जो पॉसिबिलिटी था, कैपेबिलिटी था, उसको बढ़ा दिया गया। और एक जुडिशरी रिव्यू जो किया जाता है, ताकि आप कोई कानून बनाते हैं उस पर जुडिशरी हमारे रिव्यू करती है, उसको देखती है कि क्या हमारे जो भी हैं यह कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या नहीं। अगर रिलेटेड है तो एक्ट के तौर पर आ जाती है, अगर वो संबंधित नहीं है तो उसको जुडिशरी जो है उसको शून्य करने का प्रयास करती है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो ये जब आर्टिकल जो अमेंडमेंट किया गया 24, उसमें ये दोनों काम कर दिए गए, यानी संसद का अधिकार ज्यादा दे दिया गया, और एक एंगल से अगर देखा जाए तो उसमें जुडिशरी रिव्यू को कम कर दिया गया। तो यहां पर लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो, हमारे लॉ बनाने का जो एक सिस्टम है, वह कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट को हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और इसी का एक केस सामने आया, केशवानंद भारती वर्सेस इंडिया गवर्नमेंट का। तो उसमें जो जुडिशरी रिव्यू जो था, उसको जो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको कम कर दिया गया था, उसको यहाँ पर फिर से एक्टिव कर दिया गया। इसमें जुडिशरी ने यह कहा कि ठीक है, जो संसद जो हमारी है वह अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उस बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। और जुडिशरी रिव्यू को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर के टर्म में, बेसिक स्ट्रक्चर के टर्म में डिफाइन कर दिया। जब यहाँ डिफाइन कर दिया तो फिर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट का जो प्रोसेस जो है, जैसे आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होता है, फिर से वो राइट ऑफ इक्वलिटी के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन होता है तो एक बार जरूर अपना ओपिनियन जरूर दें, और मैं जल्द ही प्रयास करूंगा कि आर्टिकल 14 का वीडियो आप लोगों के समक्ष जल्द से जल्द प्रेजेंट करूं। थैंक यू।